हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे बेटा। आज हमने कहा था कि एनसीईआरटी की कुछ डिवाइसेस आपको बताएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है किसी न्यूमेरिकल को लगाने में, तो आप उसको हमारे पास सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो राहिल हुसैन ने 2 क्वेश्चन सेंड किए थे। पहले हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। जो राहिल हुसैन ने 2 क्वेश्चन सेंड किए थे उसके ऊपर, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन। ठीक है राहिल बेटा। राहिल हुसैन प्रेजेंट है? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हो? मैं लिख लूं तुरंत? याद तो नहीं है मुझे जो पहला क्वेश्चन तुमने सेंड किया था। बोलो। राहिल बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बोलो बोलो भाई, तो कह रहा हूँ बोलो। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acts upon a body weight is 9.8 न्यूटन। आगे बोलो। तो देखो बेटा, ये है क्वेश्चन कि एक बॉडी है जिसका वेट दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, उसका वेट है, और उस बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब उस बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। आपको उस बॉडी का मास बताना है और उस पर कितना एक्सेलरेशन कितना लगेगा, आपको एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू mg। वेट आपको दिया है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो m इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8, इट मींस m की वैल्यू आ जाएगी 1 kg। तो मास हो जाएगा बेटा उस बॉडी का 1 kg का मास हो जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो F इज इक्वल टू ma होता है, आप सभी लोग जानते हो। F की वैल्यू 20 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, मास 1 kg और एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड। तो A इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन और ये हो गया मास। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। 20 न्यूटन मास फोर्स है बेटा जो किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है। मान लो ये 9.8 न्यूटन इसका वेट है, हम इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहिल हुसैन अगला क्वेश्चन बोलिए जो आप कर रहा क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो जाएगी, आप वीडियो में फिर से दोबारा देख सकते हो। कल की क्लास का वीडियो आज सुबह सुबह अपलोड कर दिया गया है। राइट बेटा, दूसरा क्वेश्चन बोलो जो तुमने टाइप किया हुआ था। प्रेशर ऑफ 10 पास्कल acts on a area
ऑफ कितना है 3.0 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स acting on the area what force will be exerted by the same pressure application मान लीजिए pressure if the area made 1/3। ये क्वेश्चन है बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब प्रेशर ऑफ 10 पास्कल, प्रेशर दिया हुआ है 10 पास्कल और आपको एरिया दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। आपको फोर्स फाइंड करना है, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, बताया गया था। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर है 10 पास्कल, एरिया है 3, तो हो गया 30 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा बेटा? 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो पहला आंसर तो आ गया, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 30 न्यूटन। इसके बाद कह रहा है कि अगर व्हाट फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द सेम प्रेशर, इसी प्रेशर से कितना फोर्स एक्ट करेंगे जब एरिया 1/3 हो जाए। मतलब एरिया को आपको क्या करना है 1/3 कर देना है, तो 1/3 कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला वही होता है। फोर्स फाइंड करना है तो प्रेशर इनटू एरिया हो गया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर 10 ही रहेगा और एरिया कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर एरिया कम हो जाएगी तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। प्रेशर वही रहेगा बट फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो गया। कितना कम हो गया 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। रफ करें इसको। एनसीईआरटी बुक सभी के पास होंगी तो मैं क्वेश्चंस नोट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मुझे लगता है सबके पास होगी, इसलिए क्वेश्चन हम नोट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन नोट करने से। चलिए तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए सभी लोग, एक्सरसाइज ओपन कीजिए ग्रेविटेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पीछे करा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पीछे एक बार आपको सॉल्व कराया था कि अगर हाफ हो जाती है, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना चेंज हो जाएगा। तो फोर्स बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा था, पहले ही मैंने पढ़ा दिया था एक दिन न्यूमेरिकल जब हम पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन में अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा तो फोर्स कितना हो जाता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। और अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। डिस्टेंस जैसे बढ़ाओगे फोर्स बड़े कम हो जाएगा और डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल जब स्टार्ट किए थे तो उसमें भी हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कस कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट
इन प्रपोर्शन टू देयर मासेस, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास पर डिपेंड करता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा F is directly proportional to m, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हल्के ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन में ऊपर से अगर ड्रॉप किए जाते हैं तो जल्दी क्यों नहीं गिरते, फास्टर क्यों नहीं गिरते, उनकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती? तो बेटा सिंपल सी बात है कि स्पीड बढ़ती है किस वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। स्पीड बढ़ती है किस वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। और हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट हो। इसीलिए ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, स्पीड सेम रहती है। अगर एक ही हाइट से दो ऑब्जेक्ट एक साथ गिराए जाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा भी था कि अगर एक इंसान को और एक हाथी को एक ही हाइट से एक साथ ड्रॉप किया जाएगा तो जमीन पर वो एक साथ ही टकराएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ रही होगी। किस रेट से बढ़ेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेट से बढ़ती है। वहां पर मास का कोई वर्क नहीं रहता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल एक साथ गिरेंगे। देखो एक्सेप्शन ये इसलिए है क्योंकि जो पेपर होता है उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होती है। जब डेंसिटी यहाँ पर वर्क करेगी, अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट करने लगता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा है, दो ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे ईंट है और एक इंसान है, इसमें तो डिफरेंस है ना। एक ईंट के मतलब एक ब्रिक है आपके पास, एक पत्थर है छोटा सा क्या बड़ा सा पत्थर ले लो, और एक इंसान ले लो, तो इंसान का मास ज्यादा होगा और पत्थर का मास कम होगा। तो जब दोनों को एक साथ ड्रॉप करोगे तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। बट यहाँ पर कंडीशन अलग है। वहां पर एक पेपर था, नोट का मतलब पेपर होगा, और पेपर की डेंसिटी जो होती है वो एयर की डेंसिटी से कम होती है, इस वजह से वो फ्लोट करता है। हाँ, इसको फॉलो करने के लिए एयर की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है एंड रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लोगे, आसान है। आपको मास दिया हुआ है 1 kg का मास, कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है, सरफेस ऑन अर्थ पर है, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 kg, m2 की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ अर्थ के बराबर, जो दिया होगा आपको 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। g की वैल्यू आपको पता ही है, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। तो आप लिख सकते हो F = G m1 m2 r²। ये फॉर्मूला होता है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाए। कर लोगे इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं, वो सॉरी वो है एक्सप्लेन करने वाला है, सॉल्व करने वाला नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। NCERT क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर
बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attract the earth and why? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या अर्थ जो है वो मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी। कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब। पहला ये वाला फोर्स, ये वाला अर्थ जो है मून पर फोर्स लगा रहा है और मून जो है अर्थ पर फोर्स लगा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो अर्थ फोर्स लगाएगा मून पर और जो मून फोर्स लगाएगा अर्थ पर, तो क्या जो अर्थ मून पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स बड़ा होगा जो मून अर्थ पर फोर्स लगाएगा उससे? क्या बड़ा होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो क्यों होगा बेटा? देखो, दोनों का फोर्स बराबर होगा, दोनों का फोर्स बराबर होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एक दूसरे पर तो लगता है बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा मून पर अपनी तरफ, और मून फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ, और दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे। इसीलिए अर्थ और मून एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर एक जगह का फोर्स ज्यादा हो जाए, यानी अर्थ का फोर्स अगर मून के फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो कुछ समय बाद मून अर्थ पर नीचे गिराएगा। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि मून भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना अर्थ मून पर फोर्स लगाती है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और दोनों का मोशन अभी तक चलता चला आ रहा है। उसी तरीके से सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बनी हुई है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर बराबर इक्वल पार्ट में ना लगता तो कुछ समय बाद हम सन, जो अर्थ है वो सन के अंदर चली गई होती, लेकिन जा नहीं रही है ना, क्योंकि अपने रेडियस पर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, बोलो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है बेटा? क्यों रोटेट करता है? क्यों रोटेट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया है तो रोटेट करेगा। क्या मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है बेटा, तब तो ऑब्जेक्ट को नीचे आ जाना चाहिए था, यानी मून को नीचे चले आना चाहिए था। क्यों अर्थ पे नहीं आ जाता? अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं आता? भाई मेरे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता क्यों है, पहले ये तो बता दो। चलो हम चलो ठीक है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मान लिए। ये डस्टर है मेरे पास, इस डस्टर को मैं ऊपर फेंक दूं और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहे, तो क्या ये वापस नीचे आएगा या ऊपर घूमने लगेगा? क्यों आएगा? जब मून नीचे नहीं आ रहा है तो इस डस्टर को भी नीचे ही आनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है अकॉर्डिंग टू यू। अरे तो घूम क्यों रहा है? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है बेटा, इस वजह से घूम रहा है। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाएगा तो घूमेगा ही नहीं, फिर वो गायब, फिर वो नीचे चला आएगा। वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है,
इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, इस वजह से वो रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से रोटेट नहीं कर रहा है, या इक्वल और अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, इस वजह से रोटेट कर रहा है, इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लग सकता है जब बॉडी रोटेट करे, और तभी लग सकता है जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो अर्थ जो है वो मून के चारों तरफ रोटेट क्यों नहीं करता? बताइए। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है तो वो, ये बात तो समझ में आ गई कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो एक दूसरे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, हम मानते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, समझ सकते हैं, फोर्स अगर लगता है मून की तरफ, मून फोर्स लगा रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है, अर्थ भी फोर्स लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर लगा रहा है, उसी तरीके से मून भी तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मून जो है अर्थ जो है वो मून के चारों तरफ चक्कर क्यों नहीं लगाता? यस, अर्थ का मास मून से ज्यादा है। अगर अर्थ का मास मून से ज्यादा ना होता तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फिक्स रहते, वो मूव ही नहीं करते, एक दूसरे की तरफ रोटेट ही नहीं करते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो उतना ही लगा रहा है। अगर देखो कहानी अब यहां से ये बनती है कि अगर फोर्स इक्वल है, मास ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है समझाना, 11th क्लास का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। जैसे बच्चे ने भी सेंट्रीफ्यूगल की बात कही, तो सेंट्रीफ्यूगल बेटा वो टॉपिक आपका क्लास 11th का है, इसलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन के बारे में आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस टॉपिक तक आपको नहीं पहुंचाना था मुझे। सबके फाउंडेशन है कि मुझे उससे ऊपर नहीं पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल अब ये क्वेश्चन आ गया तो देखो, F इज इक्वल्स टू m इंटू a होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a होता है, यानी फोर्स कोई एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, फोर्स उतना ही रहे। देखो यहाँ पर ये है F इज इक्वल्स टू m1 a ले लो a1 और m2 a2 ले लो। देखो ये लिखा हुआ है, F दोनों पर फोर्स बराबर है, दोनों पर फोर्स बराबर है। अगर एक का मास ज्यादा हो जाए, इसका मास कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन पर जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कैसे समझोगे? देखो मान लो फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स है, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन का फोर्स है इस पर, ये अर्थ की बात हम कर रहे हैं, और हम ये मून ले लिए, मून पर भी फोर्स 20 न्यूटन का लगेगा। अगर अर्थ पर फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है तो मून पर भी फोर्स 20 न्यूटन का ही लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास मान लेते हैं 10 है, अर्थ का मास 10 है, तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा? अर्थ का एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा? 2 होगा, तभी तो 20 बनेगा। और अगर मून का मास 4 kg होगा या 4 kg मान, अर्थ का मून का मास अगर 4 kg है तो मून का एक्सेलरेशन कितना होगा? 5। देखो जो बॉडी हल्की है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है,
और जो बॉडी भारी है उसका एक्सेलरेशन, कौन बॉडी मूव करेगी ज्यादा तेजी से? मून ना, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है। इसीलिए जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका मास ज्यादा होने की वजह से वो अर्थ रोटेट करती है, सन चारों तरफ रोटेट नहीं करता। और मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जिस पर फोर्स तो दोनों पर बराबर हो जाता है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन कम होने की वजह से वो बॉडी मूव नहीं करती। मून के अराउंड कौन मूव करता है? मून मूव करता है अर्थ के अराउंड। तो रीजन समझ में आया? बिल्कुल, सभी प्लैनेट जो है वो सन के मास से कम है उसका मास, इस वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled, the distance between the object is double and tripled, the mass of both objects are doubled? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं इस तरह क्वेश्चंस ना। अगर डिस्टेंस को डबल कर दो, मास को, एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल्स टू G m1 m2/r² होता है। अगर यहाँ पर m1 की जगह पर 2m1 लिख दोगे, यहाँ पर m1 की जगह पर 2m1 कर दोगे आप, तो फोर्स भी 2F हो जाएगा ना। फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स हो जाएगा 1/4, क्योंकि डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 हो जाएगा। और अगर ट्रिपल कर दोगे, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दोगे तो 3 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है? 9, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी फोर्स कितना हो जाएगा? ट्रिपल, डिस्टेंस को ट्रिपल करने पर फोर्स 1/9, डिस्टेंस को डबल करने पर फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों मास को डबल कर दिया जाए, इसको भी डबल कर दिया जाए, इसको भी डबल कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? 2 to the 4, फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा अगर दोनों मास को डबल कर देंगे तब। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेटा, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो ये प्रूफ करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट, यानी हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये किसने प्रूव किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्रूव होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? ये तो बता सकते हो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल के दौरान एक्सेलरेशन कितना होता है? अरे बोलो बेटा, ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन कितना होता है? अरे बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो पढ़ते हैं ना फ्री फॉल में एक्सेलरेशन। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और गॉड, ग्रेविटी,
अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसको ग्रेविटी कहते हैं। गुड, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अमित buys few grams of gold at the poles as per instruction of one of his friends। यानी अमित नाम का एक लड़का है, उसने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा है। कहां पर खरीदा? एट पोल्स, यानी अर्थ की बात कर रहा है। अर्थ पर ये होता है ना, अर्थ पे ये इक्वेटर होता है और ये होते हैं पोल्स। यहाँ पोल्स होते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर है। हाँ, ये नॉर्थ पोल होता है बेटा, ये साउथ पोल होता है। तो इसने क्या किया, अमित ने अपने फ्रेंड के सजेशन पर उसने पोल्स पे जा करके यहाँ पर या यहाँ पर कोई देश रहा होगा, वहां जा करके उसने गोल्ड परचेज किया है, कुछ ग्राम गोल्ड परचेज किया। He hands over the same when meet him at equator। उसने अपने दोस्त को वो गोल्ड वापस कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। कहां पर? जब वो इक्वेटर पर पहुंचा, यानी खरीदा उसने कहा था? पोल्स पर खरीदा था, और उसने कहा उसको दे दिया? इक्वेटर पर जाकर के उसको दिया। Will the friend agree with the weight of gold bought? क्या जो उसका मित्र है, उसका जो फ्रेंड है, वो उसके वेट के साथ संतुष्ट होगा? कहेगा कि हाँ भैया, आपने जितना वेट इसमें लिखा है वही ये वेट है? या फिर अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सेंटर ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहा है, इक्वेटर की बात कर रहा है बेटा। ये देखो होता क्या है, ये चीज मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था वहां पर। मेरे टॉपिक वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में मैंने बताया था कि पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस g की वैल्यू मैक्सिमम होती है। पोल्स पर मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होती है। यानी जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे, g की वैल्यू धीरे 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 कम होती रहेगी। यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम होती है। यानी पोल्स पर मैक्सिमम g की वैल्यू ज्यादा थी और इक्वेटर पर आकर के g की वैल्यू कम हो गई। तो बताओ, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। यानी पोल पर उसका वेट ज्यादा रहा होगा, पोल पर उसका वेट, गोल्ड का वेट ज्यादा रहा होगा क्योंकि g ज्यादा है, और इक्वेटर पर g की वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पर उसका वेट कम हो गया होगा। तो इन दोनों में हो गई लड़ाई, दोनों मित्रों में हो गई लड़ाई। उसने कहा कि भाई तुमने लिखा हुआ है कि हम गोल्ड लेके आए हैं 15 ग्राम, 15 ग्राम गोल्ड खरीद के लाए हैं, और हम यहाँ इक्वेटर पर मेजर कर रहे हैं तो वो आ रही है 12 ग्राम। ये कैसे? तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने हमसे पैसे ज्यादा ले लिए। जबकि क्या दोनों गलत थे? क्या दोनों सही थे? क्योंकि पोल उसने किस पर मेजर किया? पोल पर मेजर किया था, और इसने किस पर मेजर किया है? इक्वेटर पर मेजर किया है। तो पोल पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका वेट कम है, तो आप पोल पर चले जाइए, वहां अपना वेट मेजर करिए, आप कहोगे सर हमारा वेट बढ़ गया। हाँ, फिजिक्स की गलती थी, अर्थ की गलती थी। समझ में आया बेटा? चलिए एक और देखते हैं। Why will a sheet of paper fall slower than that is crumbed into a ball? तो अब बात यह आती है कि जो बॉल है और बॉल के ऊपर पेपर को लपेट दिया जाए और एक पेपर अलग से ऐसे थ्रो किया जाए, तो जो पेपर है वो धीमे क्यों गिरता है, स्लोवर क्यों गिरता है? बताइए। अभी मैंने इसका एग्जांपल, हाँ, डेंसिटी जो है वो एयर की डेंसिटी से कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। समझ में आया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? नहीं, नोटबुक में सॉल्व मत करो, जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर लेना। थ्योरी वाले क्वेश्चंस छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट कॉन्सेप्ट अगर जानते रहोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। जब कोई दिक्कत आएगी तो फिर पूछ भी सकते हो, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहो।
आज के क्वेश्चन समझ में आए? आज मैंने आपको एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस करा दिए। बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लगभग कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी? टोटल कितने हैं? 11 हो गए, 11 और बचे हुए हैं। तो अगर आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा, जो बचे 11 क्वेश्चंस है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मुझसे पूछोगे। नहीं सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो पूछते रहिए। क्लास ओवर कर रहे हैं आज आपकी। ओके बाय।